उस औरत ने मानव और शिखा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, मैं देख रही हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में काफी कुछ बदल गया है। क्यों मानव? वो दोनों कुछ जवाब नहीं दे पाते। वहीं सुबह सुबह ये शोर सुनकर यशिका की नींद भी खुल गई थी और वो कमरे के बाहर आकर गैलरी में खड़ी सब कुछ देख रही थी। तभी उस औरत ने उसे देखते हुए कहा, ओह महारानी, नीचे तशरीफ लाओ। ये सुनकर यशिका हैरान होते हुए सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन कल रात जो उसने देखा था उसके बाद उसकी नजरें मानव और शिखा से नहीं हट रही थीं। मानव ने बड़ी तहजीब से उस औरत से कहा, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे बुआ जी? सब ठीक है ना? ये सुनकर उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो सोफे पर बैठ शिखा की तरफ देखते हुए बोली, कोई एक काम तुम दोनों ठीक से कर सकते हो? मैं पूछती हूँ, तूने किससे पूछकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया शिखा? क्या तू भूल गई थी कि ये सब मेरे कहने पर हो रहा है? शिखा अपना सर झुकाए चुपचाप खड़ी रहती है और बुआ जी बोलती ही चली जाती हैं, अरे जो तू बांझ ना होती, माँ बन सकती तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो अच्छा हुआ शादी के पहले जांच करा ली, नहीं तो तू तो मेरा खानदान खत्म करा देती। और शुक्र है कि आज उस वकील ने मुझे सब बता दिया, नहीं तो। बुआ बोलते बोलते अचानक रुक गईं और फिर कुछ सोचकर बोली, अरे मैं कहती हूँ थोड़े दिन अपनी जलन काबू में रख ले शिखा, क्या बिगड़ जाएगा कुछ महीनों में। बुआ जी की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो शिखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मानव उन्हें रोकने के लिए कुछ बोलने वाला होता है कि बुआ जी यशिका से कहती हैं, और लड़की तू, जो भी नाम है तेरा, खबरदार जो बच्चे के पैदा होने से पहले इस घर के बाहर कदम भी रखा तो टांगे तोड़कर रख दूंगी, समझी? यशिका एक अनजान औरत के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन कुछ समझ नहीं पा रही थी और उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। बुआ जी, ये भी इस अजीब कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है? मुझे तो लगा था कि ये एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है। आखिर बिना शादी के बच्चे करने का माजरा क्या है? क्या पूरा बजाज परिवार ही इन सब में शामिल है? यशिका कंफ्यूज थी। उसके बाद बुआ जी मानव की खबर लेने के लिए मुड़ी, और मानव, जैसा कि पिताजी मतलब तेरे दादाजी ने कहा था, जैसे ही घर का वारिस इस दुनिया में आएगा तुम्हारी और शिखा की शादी करवा दी जाएगी। तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू शिखा और बिजनेस पर ध्यान दे। कल रात तू कहाँ घूम रहा था? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। कुछ वक्त के लिए लिविंग रूम में सन्नाटा छा जाता है और सब सक पकाए खड़े रहते हैं। तभी बुआ जी के फोन में एक मैसेज आता है और वो अचानक खड़ी हो जाती हैं और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती हैं और फिर मुड़कर कहती हैं, अगर एक बार और मुझे यहाँ आने की जरूरत पड़ी तो याद रखना, मैं अकेली नहीं आऊंगी। ये कहते हुए बुआ जी घर से बाहर निकल जाती हैं और उनके जाने के बाद शिखा गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। यशिका भी वहां से जाने के लिए मुड़ती है तो सोफे से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि मानव उसे पकड़ लेता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना यशिका, वो ऐसी ही हैं। ये सुनकर यशिका के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपना हाथ मानव से छुड़ाती हुई कहती है, तुम्हारे घर में सब ऐसे ही हैं मानव। सबको दूसरों की गलतियों और कमियों का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। तुम लोग एक पल में इज्जत देते हो और अगले ही पल उसे छीन लेते हो। ये तुम्हारे खून में है। ये सुनकर मानव कहता है, ये तुम क्या बके जा रही हो यशिका? मुझसे तुम इज्जत छीनने की बात कर रही हो, बल्कि कल रात तो मैंने खुद तुम्हें शिखा के बराबर इज्जत देने की बात कही। यशिका के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ जाती है और ताली बजाती हुई मानव से कहती है, वाह मानव वाह, क्या इज्जत दी है तुमने और क्या रुतबा दिया है। इस तरह बराबर किया तुमने मुझे शिखा से कि पहले मेरे साथ रात बिताई और फिर शिखा के साथ। सच, इससे ज्यादा बराबरी तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकती। बहुत खूब। मानव पिछली रात के लिए पहले ही बहुत गिल्टी फील कर रहा था
और ये सब सुनने के बाद उसका सर झुक गया, लेकिन शर्म से ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था कि यशिका ने उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी और सारे इल्जाम उसके सर मढ़ दिए। इतना सब कुछ बोल यशिका मन ही मन खुद पे गुस्सा करने लगी। आखिर किस हक से मैं मानव पर इतनी नाराज हो रही हूँ? वो ना तो मेरा पति है और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड, तो क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रही? ये क्या हो रहा है मुझे? तभी मानव ने गुस्से से चीखते हुए केयरटेकर को बुलाया और उससे अपने कार की चाबी मांगी। यशिका जो अब तक वहीं खड़ी थी, उसे ये समझ आ रहा था कि उसका मानव पर गुस्सा करना कहीं से भी जायज नहीं है। अब वो एक पल भी वहां नहीं रहना चाहती थी, वो वहां से चली जाना चाहती थी, इस नेगेटिविटी से दूर, इन झगड़े झंझट से दूर। वो ये सोच ही रही थी कि मानव वहां से गुस्से में जाने लगा। ये देखकर यशिका बोली, देखो मानव, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मानव जो पहले से ही गुस्से में था वो बोला, ये अब क्या नया तमाशा है? यहाँ नहीं रहना चाहती हो का क्या मतलब है? कहाँ रहना चाहती हो तुम? अब यशिका बोली, कहीं भी, पर यहाँ नहीं। प्लीज मानव, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मेरी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की जितनी कुछ दिनों में यहाँ रहकर हो गई, और इससे मेरी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ खराब हो रही है और इसका असर होने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना रहूं। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। रही बात बच्चे की, तो वो जब होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। यशिका ने अपने पेट पर दुखी मन से हाथ रखते हुए कहा। ये सुनकर मानव थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा रहने का इंतजाम दूसरे बंगले में करा देता हूँ, अपनी विला में। लेकिन मेरी सेक्रेटरी तुम्हारे साथ ही रहेगी हर वक्त और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगी। ये सुनकर यशिका ने हाँ में सर हिलाया। फिर मानव वहां से चला गया और यशिका ने भी अपना सामान पैक कर लिया और सेक्रेटरी के साथ दूसरी विला में रहने के लिए चली गई। यशिका विला में सेक्रेटरी के साथ रहने लगी। अगले 2 महीने के बाद यशिका और सेक्रेटरी मानव के प्राइवेट हॉस्पिटल में आए हुए थे। सेक्रेटरी ने अपने हाथ में यशिका का एक हेल्थ एग्जामिनेशन रिपोर्ट पकड़ा हुआ था। 7 वीक्स प्रेग्नेंट। उसकी कंडीशन ठीक तो है ना? मानव ने अपनी सेक्रेटरी से फोन पर पूछा। वो एक साथ 2 जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है सर। उसकी सेक्रेटरी ने मानव को सब कुछ बता दिया। दूसरी ओर यशिका की हालत दूसरों के इशारों में नाचती हुई कठपुतली के समान हो गई थी। हर हालत में वो वही करती जो उसे करने के लिए कहा जाता। अपने बच्चों के अलावा वो किसी भी चीज की चिंता नहीं कर रही थी। बस मानव ने उसे बजाज मैंशन से दूर भेजकर उसके ऊपर एक बड़ा एहसान किया था। उसे अब आए दिन के ड्रामे नहीं देखने पड़ते थे। तभी सेक्रेटरी उसके पास आई और बोली, तुम्हारी कंडीशन ठीक है, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस विला में रहो और बस इन आने वाले बेबीज की केयर करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। ये सुनकर यशिका ने ऊपर देखकर कहा, मुझे मेरे पापा को एक बार देखना है। 2 महीने पहले मैं बस एक नोट छोड़कर वहां से चली आई थी, और तो और मैंने उन्हें गुड बाय तक नहीं कहा था। वो मेरी चिंता कर रहे होंगे वहां। ये सुनकर सेक्रेटरी कंफ्यूज हो गई। सर ने मुझसे कहा है कि तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है। ये सुनकर यशिका बोली, मुझे मेरे डैड को देखना है, क्या आप इतना भी नहीं कर सकती मेरी खातिर? यशिका की रिक्वेस्ट पर सेक्रेटरी तैयार हो गई और बोली, ठीक है। इस बेचारी लड़की को देखकर जो इतनी कम उम्र में सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो गई थी, सेक्रेटरी ने सोचा कि उसके घर पर जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मानव से बिना पूछे ही उसने यशिका को उसके डैड से मिलाने का टाइम अरेंज कर दिया। उसने मीटिंग एक कैफे में अरेंज कराई थी। ये कैफे सिटी के बीच में था। जैसे ही यशिका के पापा को मैसेज मिला, वो जल्दी से वहां चले आए। 30 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए और एक प्राइवेट रूम में बैठ गए। वो अपनी बेटी यशिका के बारे में सोच रहे थे। उन्हें यशिका की बहुत चिंता हो रही थी। उनकी पत्नी और उनकी सगी बेटी किरण यशिका को बात बात पर बुरा भला कहती थी। इसीलिए उन्हें लगा था कि यशिका कहीं घर छोड़कर चली गई थी। दरअसल पहले यशिका के पापा रवि वर्मा की फैमिली काफी अमीर थी।
पर फिर बार बार हो रही लॉस के कारण बहुत से इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। जब उनकी पत्नी को पता चला कि उनकी कंपनी नीलाम होने वाली है, तो उसने इन सब का दोष यशिका को देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो यशिका पर फिजूल खर्चे कर रहे हैं। उनकी पत्नी के हिसाब से अगर वो ऐसा नहीं करें तो उनकी फैमिली को इतना सफर नहीं करना पड़ता। इस बात को लेकर उनके बीच कई झगड़े हुए। जब एक बार यशिका छुट्टियों में घर आई, तब उसकी माँ ने और किरण ने यशिका को एक कमरे में बंद कर दिया। रवि वर्मा ये सब सोचकर गुस्से से भर गए थे। फिर यशिका के जाने के बाद जब एक दिन उनके अकाउंट में रहस्यमय तरीके से 25 लाख रुपए जमा हो जाते हैं, तब उन्हें लगा कि हो न हो इसका यशिका से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। उन्हें यह भी लग रहा था कि यशिका के साथ कुछ तो गलत हुआ था। यशिका उनकी खुद की बेटी नहीं थी। 10 साल पहले उन्होंने यशिका को एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था, क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो उनकी गोद ली गई बेटी है। पर उनकी पत्नी और बेटी किरण हमेशा ही यशिका के खिलाफ थे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा किसी ने दरवाजा खोला है। दरवाजा सेक्रेटरी ने ही ओपन किया था। यशिका धीरे से अंदर आ गई थी। यशिका की आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि तभी उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया। उसके पापा जल्दी से उठे और सेक्रेटरी को शक की नजरों से देखने लगे। सिचुएशन को समझते हुए सेक्रेटरी वहां से चली गई और दरवाजे को बंद कर दिया। रवि वर्मा अपनी बेटी के पास आए और उन्होंने पूछा, तुम पिछले 2 महीनों से कहाँ थी? तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हुआ था? अपने पापा को देखकर यशिका भावुक हो गई और बोली, मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो बैठ गई और उसने पूछा, कंपनी में आजकल क्या चल रहा है? ये सुनकर रवि वर्मा ने पूछा, क्या तुमने वो पैसे डिपॉजिट करवाए हैं मेरे अकाउंट में? यशिका घबराने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उन्हें वो इस बात का जवाब दे। वो थोड़ी देर के लिए घबरा गई। उसने बात बदलते हुए पूछा, मम्मी और किरण कैसे हैं? ये सुनकर रवि वर्मा बोले, वैसे ही हैं जैसा तुम छोड़कर गई थी। उनके मन में अभी तुम्हारे लिए कोई प्यार और इज्जत नहीं है। अब रवि वर्मा ने उसका हाथ पकड़ा और आगे कहा, मुझे सब सच सच बता दो, मुझसे झूठ मत कहो। इतने पैसे कहाँ से आए? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। कहीं तुमने नासमझी में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया? कोई गलत काम तो नहीं किया ना तुमने? कुछ देर दोनों चुप थे। रवि वर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। उन्होंने एक बार फिर पूछा, बताओ आखिर कहाँ से आए इतने पैसे, और वो औरत कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? ये सुनकर अब यशिका बोली, पापा, मैं एक सरोगेट मदर बनने वाली हूँ। मैंने अपनी गोद किसी और को बेच दी है, और उसके हस्बैंड के साथ, मानव बजाज के साथ। यशिका इसके आगे कुछ नहीं कह पाई, और ये सुनते ही उसके पापा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा।